गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा, हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर देख लिया है और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर में हमने एक टेक्निक देखी है। उस टेक्निक का नाम था हमारे पास में फंक्शनल फोरमैनशिप। अब हम लोग इस सीरीज ऑफ टेक्निक्स में नेक्स्ट टेक्निक जो इस वीडियो में देखेंगे वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इन केस आपने प्रिंसिपल्स और फंक्शनल फोरमैनशिप अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर उनको पहले पढ़ लीजिएगा एंड देन आप आगे पढ़ना शुरू कीजिएगा, बिकॉज आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है वो दो डिफरेंट फ्रेजेस हैं इसके अंदर। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं, दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। टेलर जो थे वो बहुत सपोर्ट करते थे स्टैंडर्डाइजेशन का, बिकॉज उनका साइंटिफिक प्रिंसिपल ही कहता था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब था कि हम लोग एक काम को बार बार डिफरेंट तरीके से नहीं करेंगे, हम उसका एक बेस्ट मेथड निकालेंगे ताकि हम उस मेथड से काम को कर सकें। तो स्टैंडर्डाइजेशन की जब बात होती है तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बिजनेस ऑपरेशन के हर फेज में जो भी काम होना है उस काम का एक स्टैंडर्ड तरीका ढूंढते हैं, एक बेंचमार्क तरीका ढूंढते हैं, और वो तरीका जो होगा दैट इज द बेस्ट वे टू डू दैट वर्क। ठीक है, वो तरीका जो होगा उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। इसमें हम लोग क्या क्या चीजों के स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, तो टेलर ने बोला कि हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करो, प्रोसेस का स्टैंडर्ड फिक्स करो, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड फिक्स करो, जो आपके मशीन्स हैं उनका स्टैंडर्ड फिक्स करो, वर्क टाइम का स्टैंडर्ड फिक्स करो, ठीक है, जो एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल है उसका फिक्स करो, प्रोडक्शन मेथड्स का फिक्स करो, जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको स्टैंडर्ड यूज करो। मींस एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्ड, शुड बी of a standard quality and that standard is developed through study। ठीक है, बार बार आप स्टडी करेंगे और स्टडी करके आप वो सब चीजों का बेस्ट निकालेंगे और उसको ही हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये स्टिक टू करेगा कि जब भी उसका प्रोसेसेस हो रहा है वो स्टैंडर्ड तरीके से हो। इवन प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट को लेकर के स्टैंडर्डाइजेशन का सपोर्ट किया टेलर ने। उसके अलावा टेलर ने ये भी सपोर्ट किया कि हमारे पास बेंचमार्क्स होने चाहिए, इवन वर्कर के वर्क कंडीशन का भी बेंचमार्क होना चाहिए। ये भी होना चाहिए कि उनके वर्क कंडीशन का भी एक स्टैंडर्ड नियम हो, एक स्टैंडर्ड रूल हो कि अगर वर्कर को वर्क करना है तो उनको प्रॉपर वर्क कंडीशन मिलना चाहिए, प्रॉपर प्लेस, टेम्परेचर, लाइट, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, मतलब सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड चीजें नहीं होंगी तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ज्यादा लगेगा, वेस्टेज ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों से बढ़ने के लिए एडरेंट सपोर्ट किया टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन का। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। होप सो आपको ये इंट्रो समझ में आ गया होगा इसका। टेलर ने बोला कि साइंटिफिक मेथड हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए भी हम लोगों को साइंटिफिक मेथड डेवलप करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब हटा करके जो भी प्रैक्टिसेस हैं सारी प्रैक्टिसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक स्टैंडर्ड ढूंढना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये स्टैंडर्ड ढूंढा कैसे जाएगा, तो वर्क स्टडी के थ्रू ढूंढा जाएगा। हम वर्क स्टडी टेक्निक लगाएंगे जो आगे आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्क स्टडी टेक्निक होंगे। ठीक है, मेथड स्टडी होगा, मोशन स्टडी होगा, टाइम स्टडी होगा, फटीग स्टडी होगा, बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स लगेंगी, उनको इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेलर का यही कहना था कि डिफरेंट वर्क स्टडी करके हम लोगों को एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क कैलकुलेट करना पड़ेगा और बिजनेस ऑपरेशन सारे उसी बेंचमार्क के थ्रू होंगे। इवन जब हमने एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड बना लिया है उस स्टैंडर्ड को भी लगातार हम लोगों को अपडेट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा थ्रू री इंजीनियरिंग, थ्रू कैजन प्रोसेस। मैंने कैजन का प्रोसेस भी आपको समझाया था जब हम लोग फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, मैं उसका भी लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। कैजन प्रोसेस में क्या होता था, हम लोग एक बेस्ट मेथड चुनते थे और फिर उस मेथड को और बढ़िया करने के लिए रेगुलर उसके ऊपर वर्क करते थे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैजन का मतलब हो गया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जब हम ये करते हैं इस तरीके से
कंटिन्यूअस हमारे बिजनेस में न्यू बेंचमार्किंग होती रहेंगी, नए स्टैंडर्ड्स बनते रहने चाहिए, और जो भी आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन साइकिल है वो उस स्टैंडर्ड के थ्रू क्या करना चाहिए, गुजरना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड के थ्रू काम होना चाहिए। ऐसा करना जरूरी है, ऐसा करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ऐसा करना? बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होगा। जब स्टैंडर्ड मेथड नहीं होगा तो ट्रायल एंड एरर का अप्रोच होगा, और ट्रायल एंड एरर के अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो आगे इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस किया, इसको डिफाइन किया, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आप बेंचमार्क्स भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि यही बेस्ट तरीका होगा और हर बार इसी तरीके से हम लोग काम को करेंगे, किसी और दूसरे तरीके से काम को नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स बनाने का ये फायदा है कि एक बार जब स्टैंडर्ड्स डेवलप हो जाते हैं तो सारा वर्क उसी के हिसाब से होता है और सबको पता होता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड्स विच वी हैव टू कंफर्म, एंड एवरी पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्रोसेस इज जस्ट हेल्पिंग टू कंफर्म दैट स्टैंडर्ड, और वो बेस्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बोलता है किस किस चीज का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं? प्रोसेस का, जो काम करने का तरीका है, रॉ मटेरियल जो सामान लगता है, टाइम, उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना टाइम लगता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसा होगा, मशीन कौन सी यूज की जाएंगी, क्या तरीका यूज किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्किंग कंडीशंस, जो वर्कर हमारे वर्क कर रहे हैं उनका वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, क्या स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना चाहिए वर्कर्स को। ये सारी चीजें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन में तय करना चाहिए और तय करते हैं और इसके हिसाब से काम करते हैं। तो बोलता है स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स वो बेंचमार्क हैं, ठीक है, वो डिजायर्ड लेवल है। बेंचमार्क का मतलब होता है वो डिजायर्ड पोजीशन विच मस्ट बी एडर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जिसको कि हम लोगों को एडर करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना पड़ेगा, जिसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। और स्टैंडर्डाइजेशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन करके चलिएगा और समझ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन से? तो अगर आपके पास में प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस का स्टैंडर्डाइजेशन है तो आपका प्रोडक्ट सिंपल हो जाएगा, उसका साइज, उसका नेचर, उसका टाइप, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और आपको मार्केट में रिकॉग्निशन क्या मिलेगा, आसानी से मिलेगा, बिकॉज आपके पास में एकदम फिक्स्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनने से जितना भी ज्यादा बने, जितना भी कम बने, उसके नेचर, क्वालिटी, साइज, टाइप पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या फायदा होगा? इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में या उन सेक्टर्स में जहां पे बहुत ज्यादा असेंबलिंग की जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक ऑटोमोबाइल एजेंसी है, एक ऑटोमोबाइल एजेंसी जो है हम उसका बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है बेटा? ऑटोमोबाइल्स में बहुत छोटे छोटे सेवरल पार्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, नट हो गया, बोल्ट्स हो गए, ठीक है, गियर शाफ्ट हो गया, ठीक है। तो या फिर और आप कह सकते हैं मिरर हो गया। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद नहीं बनाता है, कुछ चीजें वो बाहर से परचेज करता है और बाकी चीजें फिर वो क्या करता है, असेंबल करता है। आप इमेजिन करो, अगर आप एक कार असेंबल कर रहे हो और आपके पास में एक स्टैंडर्ड मेजर नहीं है, तो जिस कंपनी से आप ये जो एक्सेसरीज खरीद रहे हो, तो वो फिर आपको क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में फिट ही नहीं आएगा अगर आपने स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं रखा हुआ है। तो इंटरचेंजेबिलिटी, एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह यूज करना, एक पार्ट को दूसरे प्रोडक्ट में यूज करना, एक प्रोडक्ट को तीसरे प्रोडक्ट में यूज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप स्टैंडर्ड टूल्स एंड टेक्निक्स आपके पास नहीं है, आपके नट बोल्ट्स का गेज का मेजर सेम नहीं है, आपके मिरर का लेंथ ब्रेड्थ सेम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे डिफरेंट कमोडिटीज और डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चर होते हैं और उसको फिर लाके असेंबल किया जाता है। तो वैसे इंडस्ट्रीज में, वैसे प्रोडक्शन सेंटर्स में हमारे पास में सबसे ज्यादा
स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत होता है, वरना वहां पे वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, या फिर आप ऐसा भी इसको कर सकते हो, एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप एक बाइक खरीद के ले आए और अब बाइक में कहीं पे कोई एक नट बोल्ट आपने उसको यूज किया, अब वो खराब हो गया, तो आप स्पेयर्स खरीदने जाते हो और स्पेयर्स में आप वही पार्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हो, वही पार्टिकुलर स्पेयर खरीदते हो जो आपका खराब हो गया और उसको ला करके अपनी बाइक में फिट कर लेते हो। अब इमेजिन करो अगर स्टैंडर्डाइजेशन वहां पे नहीं किया जाता, ठीक है, अगर एकदम मिनिमल से मिनिमल लेवल तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जाता, तो वो नट बोल्ट, वो स्पेयर्स आपके बाइक में फिट होता, नहीं फिट होता। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, ताकि आपका मेजरमेंट, प्रोडक्ट, प्रोसेस क्या हो, एकदम ऐसा फिट हो कि हर प्रोडक्ट उसी तरीके से बने, डुप्लीकेशन में कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी आपका इधर से उधर चेंज नहीं हो, वरना आपको बहुत आगे दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट बोलता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस होता है, तो जिससे हमारा क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो होता है वो बढ़िया होता है, और स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने से लोगों का परफॉर्मेंस और मशीन का परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस ऑफ मेन एंड मटेरियल दोनों इनहैंस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेन एंड मटेरियल दोनों इनहैंस, ये वर्ड लिख लेना, इनहैंस होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मशीन्स को भी एक पार्टिकुलर लेवल पे सेट किया जाता है, और मेन जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रॉपरली उसी हिसाब से ट्रेन किया जाता है। तो इससे आपका जो चांसेस ऑफ एरर है, वो चांसेस ऑफ एरर बेटा कम होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंटल प्रोसीजर और यू कैन से ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का कंफर्मेशन बढ़ता है, और वेस्टेज का कंफर्मेशन तुम्हारा क्या होता है, वेस्टेज का जो सिनेरियो है वो कम होता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए, कॉस्ट कंफर्मेशन के लिए, वेस्टेज को रोकने के लिए, और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को प्लस मशीन्स परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए। एंड आपको एक वो स्टैंडर्ड भी देता है, एक बेंचमार्क भी देता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, और अपने प्रोडक्ट को चेक करने के लिए कि आपने जो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलप किया है वो प्रोडक्ट प्रॉपरली डिजाइन और डेवलप्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहां तक थी आपके स्टैंडर्डाइजेशन की बात। अब आती है बात सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हम सबसे पहले आसान से हिंदी मतलब समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को आसान कर देना। सिंप्लीफाई का मतलब होता है काम को सिंपल कर देना, आसान कर देना। तो बोलता है कि अननेसेसरी वेरिएशंस, अननेसेसरी टाइप, अननेसेसरी वैरायटी, अननेसेसरी साइज, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को इंडल्ज नहीं होना चाहिए बनाने में, रैदर उसको अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारे साइज, बहुत सारे ग्रेड्स बनाने से अच्छा है कि आप लिमिटेड साइज बनाएं, लिमिटेड ग्रेड्स बनाएं, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड ग्रेड्स, स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाएं, ताकि आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूटिलाइज ना हो, आपके पर्सन्स बहुत ज्यादा मग्ड अप ना हो, और आप अच्छे तरीके से कम ही साइज, कम ही वैरायटीज, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड कर पाए। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन को भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिया गया। टेलर ने बोला कि व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन देयर इज अ प्रीरिक्विजिट दैट यू कैन गो फॉर सिंप्लीफिकेशन आल्सो। और सिंप्लीफिकेशन का एम बस ये रखो कि जो डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट साइज, डायमेंशंस बहुत सारे बना करके मार्केट कंट्रोल करना चाह रहे हो, उन तरीके से मार्केट कंट्रोल नहीं होगा। आप कुछ चीजें बनाइए, कम चीजें बनाइए, रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज बनाइए, लेकिन वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास में फिर टाइम बचेगा तो आप उनमें और डेवलपमेंट कर सकते हो और वैरायटीज ला सकते हो। ठीक है, तो बोलता है अननेसेसरी डाइवर्सिटी को हटा दीजिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि आपका कॉस्ट कम होगा और आपके लेबर और मशीन्स और टूल्स भी बचे हुए होंगे। ठीक है, जिससे कि बचे हुए कहने का मतलब कि वो अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिससे कि आप अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन कम होगा, आपका फुलर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, आपके पास में जो बेस्ट क्वालिटी है उसका टर्नओवर और उसका प्रोडक्शन आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी अननेसेसरी इधर उधर की गुड्स बनाने में नहीं लगेंगे, रादर जो आपके स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है उनको बनाने में वो यूटिलाइज होंगे। तो ऐसा करने से, सिंप्लीफिकेशन करने से आप मल्टीपल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट से बचेंगे और जो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा, उस पर आप अपना फोकस क्या कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे। बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे नोकिया हो गया, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, ये सारी कंपनीज ने क्या किया है, अपने मॉडल्स को रिस्ट्रिक्ट किया है और उनकी क्वालिटीज को और उनके वैल्यूज को क्या किया है, इसी प्रोसेस से बढ़ाया है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इन कनेक्शन विद सिंप्लीफिकेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड साथ के साथ में पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा, बिकॉज लोगों को एक पार्टिकुलर चीज बनाने का तरीका समझ आएगा और वो उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। होप सो आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमें मेथड, मोशन, टाइम और फटीग स्टडी पढ़ना है, जो कि वर्क स्टडी का पार्ट है। एक एक करके मैं इन सारी स्टडीज को आपको बताऊंगा। होप सो आपको अभी तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। आप जब भी मेरे वीडियोस देखें उसके बाद एक बार एनसीईआरटी बुक उठा करके जरूर उस टॉपिक को पढ़ें टू मेक इट मोर क्लियर। अगर आप चाहें कोई साइड बुक पढ़ना, आप उस साइड बुक से भी क्लियरिटी के साथ में पढ़ सकते हैं। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज रेज द क्वेरीज टू मी. Till the next video comes, stay tuned, stay connected, stay safe, and bye-bye.